अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात इलेक्शन कमीशन को ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर करार दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं। वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम खुद वजीर आज़म इमरान खान ने तजवीज़ किया था, वही इलेक्शन कमीशन जिस पर ऑपोजिशन ने तनकीद की तो हुकूमत ने उसका दिफा किया था। आज वही इलेक्शन कमीशन हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज हुकूमत की तनकीद का जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात को ज़ेर बहस लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की और इन्हें मुस्तरद कर दिया। ऐवान सदर और सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात आयद किए उस पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया। इसके अलावा फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में तनकीद की गई उस पर फैसला किया गया कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पेमरा से मुतालिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और अपने दफ्तर को हुक्म दिया है कि ऐवान सदर सेनेट कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड मुरत्तिब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। इसका जवाब देते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं, तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लिमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। इसके बाद मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात उनकी ज़ाती राय नहीं बल्कि ये काबीना की राय है। सारा मामला शुरू हुआ जुमे को सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम के सामने सख्त अल्फाज अदा किए। जियो न्यूज़ के मुताबिक वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। सेनेटर आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्जा इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मनाने गए तो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सदर में इजलास में भी बदतमीजी की। आज कमेटी इजलास में संगीन इल्जामात लगाए गए। ऐसे माहौल में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। वज़रा के रवैये से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह करेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का वफ़द कायमा कमेटी का इजलास छोड़कर पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गया। इसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों को एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन सियासत ज़दा हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं, जबकि वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक बन गया है। तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। इलेक्शन कमीशन जो है वो तनाज़ात की जद में रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है। लोगों को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से। उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर सबसे बड़ी जो पार्लियामान की जमात है वो अदम एतमाद कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, एनी ऑनरेबल मैन वुड हैव रिजाइंड बाय नाउ। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बुरी तरह मुतनाज़ा हो चुका है और इसलिए वो इलेक्शन कराने के अब काबिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ मिलकर एक फरीक की हैसियत से सामने आ गए हैं। जब मैं बार बार कहता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मेरी मुराद उससे ये है कि उसका सरबराह जो है वो आज फरीक की हैसियत से हुकूमत और पार्लियामेंट के खिलाफ जो है ये सारा कर रहा है। ये आज के हालात हैं, लेकिन अब से चंद माह पहले इस साल के शुरू में अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही थी। फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बताएं, आवाम के वोट की इज्जत करवाई इस इदारे ने। फ्रॉड का नाम है तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो। आप क्यों नहीं बोले ईसीपी? आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे। याद रखना ईसीपी, इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। उस वक्त खुद वजीर आजम ये कह रहे थे कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है।
स्क्रूटनी कमेटीज को प्रेशराइज किया गया, उन पर इन्फ्लुएंस किया गया और उसकी वजह से ये डिले हो गया, वरना ये 6-7 साल मामला नहीं लगना चाहिए। देखें, इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें, और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। मगर यही नहीं, इससे पहले 23 जनवरी 2020 को द न्यूज़ में सहाफ़ी उमर चीमा की खबर छाया हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी तारीफें की जाती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा था, और ख़त का मौजू उस वक्त के रिटायर होने वाले सेक्रेटरी रेलवे राजा सिकंदर सुल्तान थे, यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खबर के मुताबिक शेख रशीद राजा सिकंदर सुल्तान की कारकर्दगी से इतने मुतासिर थे कि वो उन्हें इस ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इसलिए राजा सिकंदर की रिटायरमेंट से सिर्फ 5 हफ्ते पहले, यानी 21 अक्टूबर 2019 को शेख रशीद ने वजीर आजम को खत लिखा और राजा सिकंदर की तारीफें करते हुए कहा कि वो एक मेहनती, काम पर तवज्जो देने वाले और ईमानदार ऑफिसर हैं, और पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदेमंद बनाने की मेरी कोशिशों में वो एक अनमोल असासा साबित हुए हैं। उनके पास वो सलाहियतें हैं जो आजकल के अफसरान में कम देखी जाती हैं। खबर के मुताबिक शेख रशीद ने अपने खत में वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो राजा सिकंदर सुल्तान को रिटायरमेंट के बाद भी सेक्रेटरी रेलवे रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये इंतज़ामी तौर पर मुमकिन नहीं हो तो मैं ज़ाती तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि राजा सिकंदर सुल्तान को फेडरल सर्विस कमीशन का रुकन या किसी भी आज़ाद वफाकी इदारे का सरबराह बनाया जाए। खबर के मुताबिक शेख रशीद की यह दरख्वास्त सुनी गई और हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सिकंदर सुल्तान के नाम की तजवीज़ दी। खबर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत में राजा सिकंदर सुल्तान चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर थे, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान नून लीग का वफ्द सरकारी गाड़ी में वहाँ पहुँचना चाहता था, मगर राजा सिकंदर सुल्तान ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और कहा कि अगर मैंने आपको जाने दिया तो फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी इस बात से नहीं रोक सकता। और ये बात सुनकर उस वक्त की हुक्मरान जमात के नुमाइंदों को झटका लगा था। 19 फरवरी को कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान संगीन बेज़ाबगियाँ देखने में आई। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए थे, जो रात भर लापता रहे। नताइज का ऐलान बहुत ताख़ीर से किया गया। फिर 25 फरवरी को जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया, तो उस फैसले से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है। जब इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दोबारा पोलिंग का फैसला सुनाया तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी, फैसले को चैलेंज कर दिया। यानी कुछ अर्से पहले तक हुकूमती वज़रा राजा सिकंदर सुल्तान की ईमानदारी की गवाही देते रहे, वज़ीर आज़म से सिफारिश करते रहे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी किसी इदारे का सरबराह बनाया जाए, और जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए तो वज़ीर आज़म उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए नजर आए। मगर जब डस्का के बाद सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती मौक़िफ़ से हटकर फैसले किए तो मार्च में हुकूमत ने पूरे इदारे को जानिबदार करार दे दिया और फिर पूरे इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो, जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पे एतमाद हो। हम एक सियासी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ किया तो वफाकी वज़रा पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं और रेफरेंस नहीं भेज रहे हैं। अगर बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद है तो एक इदारे पर इतनी तनकीद, उसके सरबराह पर इतनी तनकीद की बजाय रेफरेंस भेजकर उन्हें ओहदे से क्यों नहीं हटा देते। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी वफाकी वज़ीर रेलवे आदम सवाती को, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को दावत दी मगर वो मसरूफ़ थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शबीर फराज साहब। शबीर फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आपने भी ज़ाहिर गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका आपने तफसील से जवाब दिया, मगर अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और आज फवाद चौधरी साहब को के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है और आज़म सवाती साहब के हवाले से, तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन के नवाज शरीफ के हवाले से ताल्लुकात के मामलात हों, चाहे ये बात हो कि वो सियासत में आ जाएं, अपना ओहदा छोड़ें, चाहे ये बात हो कि वो माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का, ये सारे के सारे मामला थी काबीना की राय, ये मेरी राय नहीं है। क्या पूरी काबीना ये समझती है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से? शबीर फराज साहब,
देखें, बात यह है कि जो कंडक्ट रहा है पिछले कुछ अरसे में, हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, एक आईनी इदारा है, और उसके कुछ फंक्शंस हैं जिनको कि उसको बग़ैर किसी टिल्ट के, बग़ैर किसी झुकाव के उसको फ़ैसले भी करने चाहिए। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो इक़दामात करने चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है और जो उनका अपना मैंडेट भी है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस तरह के हमारी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इजलास जब हो रहा था तो उस वक्त सेनेट इलेक्शन कमीशन का वो 37 पॉइंट्स जमा कराना मेरा ख़्याल है कि वो गैर मुनासिब था, इसलिए कि जिस वोटिंग मशीन को वो आजकल वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, या उसकी जो भी जांच पड़ताल हो रही है उसके शुरू होने से पहले ही उन्होंने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के फेवर में है, लेकिन साथ ही साथ में वो अमल में हमें नज़र नहीं आता। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा हुआ था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर आ रहा हूँ, ये वाला जो मसला है, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरी हुकूमत और पूरी काबीना ये समझती है। कुछ अर्सा पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ही प्रपोज किया था इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम। उसके बाद जब अपोजिशन एहतजाज कर रही थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो वज़ीर-ए-आज़म और पूरी हुकूमत एतमाद का इजहार कर रही थी इलेक्शन कमीशन पर और कह रही थी हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। फिर डस्का का इलेक्शन होता है, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आप उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाते हैं और इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। और आज़म सवाती साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। तो ये पूरी हुकूमत की राय है, आग लगा दें ऐसे इदारों को, जहन्नुम में जाएंगे इदारे। नहीं जी, देखें, हमारा तो इरादा, हम तो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंडिविजुअल जो किसी का बिहेवियर वो एक अलहदा चीज़ हो सकती है, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एक इदारे के तौर पे हम पूरा वो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम यही समझते हैं कि देखें, इदारे जो है तो अपनी रिस्पेक्ट को ख़ुद अर्न करते हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं आती कि किसी का किसी इदारे से ताल्लुक़ है, ये रिस्पेक्ट यू हैव टू अर्न, वो कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। तो वो किस तरह बनती है, वो उन फैसलों पे बनती है जो कि वो इदारे करते हैं, वो फैसले या वो ज़िम्मेदारी जो उनको दी गई होती है उससे वो किस तरह से नबरदाज़मा होते हैं, किस तरह उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठा लिए जाएं, डस्का का इलेक्शन हो, फिर वो आपके हक में फैसला देंगे तो ही ठीक है, क्योंकि जाली अकाउंट्स केस पर अपोजिशन उनके खिलाफ एहतजाज कर रही थी कि उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े थे। अब डस्का का इलेक्शन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंचते हैं, फैसला आपके खिलाफ आता है, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो जाते हैं, तो आपके हक में फैसला आता तो आप इलेक्शन कमिश्नर के साथ होते। नहीं, ये वतीरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का है, हमारा नहीं है। जहाँ तक कि डस्का का ताल्लुक़ है तो आपको याद होगा कि जो एग्रीव पार्टी थी जो कि PMLN की कैंडिडेट थी, वो उन्होंने 18 स्टेशंस पे जो है तो रीपोलिंग की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हुआ क्या कि वो पूरी के पूरे इलेक्शन को दोबारा कर दिया गया। अब ये जो है तो फैसले ठीक है एट टाइम्स गलत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी नीयत से हों, लेकिन एक पैटर्न जब बन जाए किसी भी चीज़ का तो वो फिर ज़ाहिर है कि वो शो करता है कि चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह के होनी चाहिए। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा ही वो, अब मसलन मुझे आप ये बताएं कि कैसे हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा भी है कि इम्तिहान से पहले नतीजा आ जाए बाद में इम्तिहान हो, तो ये क्या जाहिर करता है? मतलब है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि अगर एक चीज है जिसको जो ईवीएम पे आपका उनका एतराज़ है। आपने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने पिलडैत को भी इस हवाले से ब्रीफिंग दी है, पर पिलडैत का भी ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में ये नहीं हो सकता, इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और इससे प्री पोलिंग और पोस्ट पोलिंग के जो एतराज़ात हैं रिगिंग के, वो नहीं खत्म होंगे, जो कि पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन पर इल्ज़ामात का मामला है। तो आपने उनको भी प्रेजेंटेशन दी थी, अगर वो न्यूट्रल हैं, अपोजिशन को हटा दें, इलेक्शन कमीशन को हटा दें, वो भी ये कह रहे हैं। नहीं जी, देखें, पिलडैट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनकी जो ट्वीट है जो कि मैंने देखी थी, वो तो उसमें उनको पूरी तरह से हमने पिलडैट को, फैफिन को, UNDP को, सबको हमने ये वो दी थी, लाइव डेमोस्ट्रेशन दी थी। लेकिन बात ये है कि ये फ़ैसला पिलडैट ने नहीं करना, कानून बनाना है पार्लियामेंट ने, जो कि पार्लियामेंट बनाएगी। उस पर अमल किसने करना है? वो इदारे जो कि, और जल्दी क्या होती है, 2010 से शाहजेब 2010 से ये कहानी शुरू हुई है
और आज 11 साल हो गए हैं और ये हमेशा ये कहा जाता है कि टाइम कम रह गया। आप मुझे बताएं सेनेट इलेक्शंस में कितना टाइम था, कितने वोट्स थे? 600 700 वोट थे, 800 वोट थे, 1000 वोट थे। उनका इलेक्शन हम कहते हैं कि जी उसमें टाइम नहीं हो सकता, और नतीजा क्या हुआ? आपको पता है कि जो इलेक्शन सेनेट चेयरमैन के लिए हुआ 6 के 7 वोट ज़ाया हुए, जिसकी वजह से पूरे इलेक्शन का रुख ही बदल गया। ऐसा है कि नहीं है? तो मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने कहा था कि अदालत ने कह दिया है कि जो सीक्रेसी है उसको के मामलात में और इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी सीक्रेसी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले सकती थी, ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो मामला आगे जाए, अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर इतना ज़्यादा हुकूमत को एतराज़ है और आप समझते हैं कि काबीना का फैसला है, तो फिर बजाय इसके कि इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर पर हमले हों, इलेक्शन कमीशन पर हमले हों, हेडक्वार्टर कहा जाए, माउथ पीस कहा जाए, और वो अगर जवाब दें तो फिर कहा जाए जी मीडिया पर आकर क्यों बात कर रहे हैं, ये प्रेस रिलीज भी नहीं आनी चाहिए थी। आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस क्यों नहीं भेजते चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? देखें शाहजेब, बात यह है कि आप जब अगर वाक़यात गिनने पे आएँ तो फिर आपको ये वाक़या भी याद होगा कि एक ट्वीट हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक अखबारी बयान आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसकी बाद में ज़राए के ज़रिए चला, फिर उसकी तरदीद हुई, फिर कुछ ऐसे हुए जिसमें कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई। देखिए एक पूरा एक वो है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। हम अभी भी यही समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन स्टिल, वो अभी भी अपनी जो एक सिचुएशन जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई है उसको वो रिस्टोर कर सकता है थ्रू टेकिंग वेरी अनबायस्ड डिसीजंस, और वो उन फैसलों पे कैपेसिटी बढ़ाना। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, शाहजेब आप इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं, आप मुझे ये बताएं कभी आपने ये देखा है कि पिछले कितने अरसे से 71 से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है? आया वो जितने भी इलेक्शंस होते हैं, आया वो उनमें से कोई एक इलेक्शन जो है तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है? अब मतलब है कि जो 37 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से 27 पॉइंट तो उन्होंने अपने खिलाफ खुद चार्जशीट की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी 2 साल क्या, मैं आपको कहता हूं इन पे अगर आप छोड़ दें इलेक्शन कमीशन पे, अगले 5 साल क्या 10 साल में भी नहीं होगा जिस तरह 11 साल गुजर गए। इसकी क्या गारंटी है कि अगला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है अगला इलेक्शन अगर आप ईवीएम के तहत हो भी जाए तो कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, जब ओपोजिशन को इस पर एतराज़ात हैं कि ये काम भी आप रिगिंग के लिए कर रहे हैं? और दूसरा मसला ये है कि जब आज़म सवाती साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है, हमेशा धांधली करता रहा है, पैसे पकड़ता है, जहन्नुम में जाए आग लगा दे, तो पिछला इलेक्शन तो आपने जीता है, इस इलेक्शन कमीशन ने कराया है, ये जहन्नुम में जाए से आग लगा दे 2018 वाला आपने जीता है, कैसे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है अगर आपका इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ के कराया? नहीं देखिए शाहजेब, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे 2013 से शुरू हो जाएं, फिर धरना किसने दिया था? हमने कोई किसी शौक में दिया था? हमने एक कॉज के लिए दिया था। हमने जो धरना दिया था वो इसीलिए था कि हम समझते थे कि धांधली हुई है इलेक्शन में। 2018 में अभी तक ये लगे हुए हैं कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है, नून वाले नहीं लगे हुए। तो आप मुझे बताएं कि 9 बाई इलेक्शंस हुए हैं, 10 बल्कि अभी पिछले 1 साल में, उसमें टाइम नहीं था कि पायलट प्रोजेक्ट कर लेते? टेक्नोलॉजी से क्यों भागते हैं? और जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो उनकी बात आप नहीं करें, इसलिए शाहजेब कि उनको हर मौका फराहम किया है। मैंने ज़ाती तौर पे आपके चैनल पे भी प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें कि ये उसको करीब भी नहीं जाना चाहते हैं, यानी एक चीज़ देखे बगैर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी तो जगहसाई हो रही है, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। हम तो अभी भी चाहते हैं कि अपोजिशन के अपने बेस्ट टेक्निकल माइंड्स ले आएँ और वो जो है तो इसको टेस्ट करें, तो लेकिन वो तो इसके करीब ही नहीं आती। सब्जेक्ट को यही ज़्यादा बेहतर होगा कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और दोनों साथ मिलकर आगे भी बड़ा अच्छा होगा। मुझे ये बताइए कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ात हैं और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं पूरी काबीना को हैं, तो फिर रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा जाए, कानूनी तरीके से उन्हें हटाया जाए, ये जहन्नुम में जाएं, आग लगा दें, ये माउथ पीस बन गए हैं। हालांकि खुद ही नाम दिया था, तो वज़ीर आज़म को पता ही होगा उस वक्त अगर उनके नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात थे तो इनका नाम उन्होंने क्यों प्रपोज किया था। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं इनके खिलाफ रेफरेंस भेजने बजाय इसके कि एक आईनी इदारे के खिलाफ ये सारी बातें की जा रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बातें तो आप तक पहुंची हैं, ये तो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट की, ठीक है। अब जो भी उन्होंने कहा है उसका जवाब उन्होंने दिया है और वो आई थिंक कि बेहतर होंगे कि आप उनसे इसकी तफसीलात ले लें। लेकिन असल बात क्या है, बात ये है कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप आए, इस हवाले से हमने बात की। आज़म सवाती साहब को बहुत बुलाया, आ नहीं रहे हैं वो, वरना हम उनसे ही पूछना चाह रहे थे, मगर उन्होंने डिनाई नहीं किया है, उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उन्होंने ये बातें नहीं कही हैं।
नहीं, वो ठीक है। देखें, उसमें पॉलिटिक्स में उसमें जो भी है, लोग मुख्तलिफ तरीके से अपना एहतजाज करते हैं। आज़म स्वाति साहब ने अपने तरीके से किया, फवाद चौधरी साहब ने अपने तरीके से किया, मैं जो ऑब्जर्वेशंस हैं मैं अपनी मुख्तलिफ तरीके से कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? असल चीज़ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही मोतबर इदारा है, उस मोतबर इदारे को अपनी साख को बहाल करने के लिए कुछ जो है न्यूट्रलिटी की कम अज़ कम, वो जिसे कहते हैं ना कि इट हैज़ टू बी सीन, कि वो न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को, और मैं न्यूट्रल से मुराद ये नहीं है कि वो कोई एक ख़ास डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो कैपेसिटी का इशू है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन होती रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, बिकॉज वो मशीन की भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, कल दूसरी मीटिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कैपेसिटी सीरियस इशूज़ हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर मेरा कोई चार्ज होगा, इलेक्शन कमीशन जो भी हेड कर रहा है, ये नहीं है कि जो इस वक्त हेड कर रहे हैं, जो भी हेड करता रहा है, कंवर दिलशाद साहब से भी उस दिन मैंने एक लाइव प्रोग्राम में कहा कि अगर ये इलेक्शन कमीशन या ये आज चीज़ें हम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के लिए कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल मतलब है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अफसोसनाक है। फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम बात करेंगे। वफाकी वजारत इत्तलात का दावा है कि वो फेक न्यूज़ यानी जाली खबरों से निमटने और मीडिया की तरक्की के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून मंजूर करवाना चाहती है, जिससे एक अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी और वो मुल्क भर में काम करने वाले मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेगी, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया सब शामिल होंगे। मगर जिस तरीके और हिकमत अमली से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को लागू करने की कोशिश की जा रही है, उससे तासुर पैदा हो रहा है और मजबूत हो रहा है कि मकसद फेक न्यूज़ यानी जाली खबरों का खात्मा नहीं है, बल्कि हुकूमत पर होने वाली तनकीद को रोकना है। और मंजिल मीडिया की तरक्की नहीं है, बल्कि उसका जवाल है। अब तक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल सामने नहीं आया है, कोई मुसवदा पेश ही नहीं किया गया है, शेयर ही नहीं किया गया है, लेकिन उस पर वजारत इत्तलात ने एक प्रेजेंटेशन जरूर जारी की है, जिस पर न सिर्फ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वफाकी वजारत इत्तलात की जारी करदा प्रेजेंटेशन के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ही तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म और डिजिटल मीडिया सर्विसेज को लाइसेंस या NOC जारी करेगा। यानी मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें इस मुजव्वज़ा बिल के तहत एक ही अथॉरिटी डील करेगी और एक ही कानून के साथ सबको रेगुलेट किया जाएगा। वजारत इत्तलात की प्रेजेंटेशन के मुताबिक PMDA का एक चेयरमैन होगा और टेक्निकल महारत रखने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के 12 अराकीन को वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। वफाकी हुकूमत तैनात करेगी, जो कि सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए 6 प्राइवेट मेंबर्स की तैनाती भी वफाकी हुकूमत ही करेगी। यानी तैनाती के अमल से साफ वाज़ेह हो रहा है कि इस अथॉरिटी पर वफाकी हुकूमत का कितना असर होगा और इस अथॉरिटी की गैर जानिबदारी किस हद तक बरकरार रह पाएगी। प्रेजेंटेशन के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन और एक मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करेगी। मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन अवामी शिकायत और मीडिया वर्कर्स की शिकायत का जायजा लेगा और उसके पास सिविल कोर्ट के अख्तियारात होंगे, जबकि मीडिया ट्रिब्यूनल मीडिया कमीशन और अथॉरिटी के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेगा, जबकि प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया पर्सनस की तनख्वाहों पर अमल दरामद के मामलों को भी देखेगा। प्रेजेंटेशन के मुताबिक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन 8 अराकीन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 4 अराकीन हुकूमत के होंगे और 4 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के होंगे, जबकि PMDA के चेयरमैन कमीशन या मीडिया ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और अराकीन को शॉर्टलिस्ट करेगा, जबकि शिकायतों और अपीलों का फैसला 3 हफ्तों के दौरान कर दिया जाएगा। अब अहम बात यह है कि 8 अराकीन पर मुश्तमिल कमीशन में 4 अराकीन हुकूमत के होंगे, जबकि 4 अराकीन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के होंगे। मगर सवाल यह है कि जब स्टेक होल्डर्स की तादाद ही मुजव्वज़ा अराकीन यानी 4 से बहुत ज़्यादा है, तो वो सबकी नुमाइंदगी कैसे यकीनी बनाएंगे? और एक ऐसी अथॉरिटी जिस पर हर लिहाज से हुकूमत असरअंदाज हो सकती है, उसमें स्टेक होल्डर्स के 4 अराकीन की हैसियत ही क्या होगी? प्रेजेंटेशन के मुताबिक अथॉरिटी हर साल मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बड़े मार्केट प्लेयर्स का तयन करने के लिए रिसर्च करेगी और एक ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हद से ज़्यादा लाइसेंस या NOC जारी ना करने से मुतालिक गाइडलाइंस देगी या क्रॉस मीडिया सेक्टर्स को लाइसेंस जारी करने से रोकेगी, ताकि मोनोपोलीज या कुछ प्लेयर्स की गैर ज़रूरी कॉन्सेंट्रेशन से बचा जा सके। मीडिया स्टेक होल्डर्स को इस पर भी खदशा है कि अगर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को हुकूमत पसंद ना करती हो, तो उसे हुकूमत इस कानून के तहत बाआसानी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना सकती है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक लाइसेंस रखने वाला कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कसूरवार पाया गया तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। यानी किसी भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलती पर भी करोड़ों रुपए का जुर्माना हो सकता है। और मीडिया इदारों को खदशात हैं कि इस मामले को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि तफसीलात भी सामने आई हैं कि इस नए कानून के तहत मीडिया से मुतालिक जो फैसला अथॉरिटी करेगी, उस पर हाई कोर्ट में अपील का हक भी नहीं होगा। यानी हाई कोर्ट का किरदार खत्म कर दिया जाएगा और अपील का हक सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट की सदा पर होगा, यानी कि जो हक सबको होता है, चाहे वो कोई दहशतगर्द ही क्यों ना हो, कोई भी हो, उसे 2 अपीलों का हक होता है, वो भी नहीं होगा। और ये सब कुछ फेक न्यूज़ को रोकने और मीडिया की तरक्की के नाम पर किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि फेक न्यूज़ की तशरीह कौन करेगा? हुकूमत तो आए दिन हर मामले को फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करार देती है, मगर बाद में वो बातें दुरुस्त साबित हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात हुकूमती एहलकार ऐसे दावे कर रहे होते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं होती है और मीडिया ही उसकी हकीकत अवाम के सामने रखता है। और सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सख्त कवानीन मौजूद हैं, साइबर क्राइम के कवानीन मौजूद हैं, और उन कवानीन पर भी तनकीद ये होती है कि हुकूमत उन्हें भी सही से इस्तेमाल करने की बजाय अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, अपने नाक़दीन के खिलाफ इस्तेमाल करती है। मगर अब हुकूमत मज़ीद आमराना तर्ज के तजर्बे करना चाहती है। इस मुजवज़ा बिल को सहाफ़ियों, मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक के इदारों और आलमी इदारों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है। 2 दिन पहले मुख्तलिफ मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और पार्लियामेंट के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरे ही दिन यानी कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान तारीख में पहली बार पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी के दरवाजे सहाफ़ियों के लिए बंद कर दिए गए। सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई और यह तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और सदर आरिफ अलवी मीडिया के किरदार पर जब बात करना चाह रहे थे और कर रहे थे तो उन्होंने प्रेस गैलरी पर नज़र डाली और खाली देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस गैलरी पर पाबंदी के बावजूद सहाफ़ी एहतजाज करते रहे। प्रेस गैलरी पर पाबंदी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली कैसर का यह बयान सामने आया है कि इत्तलात थी कि इजलास में मीडिया गैलरी से हुल्लड़बाजी होगी। जो भी फैसला हुआ था वो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर किया गया था, जबकि पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर सिद्दीक साजिद का कहना है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सहाफ़ियों ने हलफनामा दिया था कि सदर के खिताब के दौरान शोर शराबा और PMDA के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। 25 सहाफ़ियों के पास जारी भी किए गए और फिर अचानक बताया गया कि सदर की तकरीर के दौरान प्रेस गैलरी बंद कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा है कि जो भी फैसला किया था वो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर किया गया था, मगर PRA के सेक्रेटरी इजलास ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात ही नहीं की है। तहकीकात कराई जाए कि स्पीकर ने किस वक्त से मुलाकात की है। यानी हुकूमत पहले गलत फैसले करती है और फिर उस गलत फैसले के दिफा के लिए गलत तौजीहात भी देती है। दूसरी तरफ इस मुजवज़ा बिल पर मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जिसमें ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, Council of Pakistan Newspapers Editors, Pakistan Federal Union of Journalists, Association of Electronic Media Editors and News Directors, Human Rights Commission of Pakistan, Pakistan Bar Council, Supreme Court Bar Association, Human Rights Watch, IFJ, International Press Institute और दीगर आलमी इदारे शामिल हैं। वज़ारत इत्तलात के इस मुजवज़ा बिल पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है और हुकूमत भी इस मुजवज़ा बिल की अब तक ओनरशिप लेती नज़र नहीं आ रही है पूरी तरह। जबकि सेनेट में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात सेनेटर फैसल जावेद ने वाज़े किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कभी भी आज़ादी राय या आज़ादी सहाफ़त पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाएंगे। तहरीक इंसाफ का मंशूर कहता है कि हम एक मजबूत मीडिया बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं जो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के लिए उसूल खुद मुरत्तिब करेगी। सेनेटर फैसल जावेद का मज़ीद कहना था कि PMDA पर कायमा कमेटी तब जवाब देगी जब मुसविदा सामने रखा जाएगा। हमारी कायमा कमेटी के सामने PMDA का बिल अभी तक नहीं आया। कायमा कमेटी एक लेजिस्लेटिव फोरम है, वो लेजिस्लेशन पर राय दे सकती है। अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पेपर दिखाया गया है। कमेटी की कल की नशिस्त पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अपने रद्द-ए-अमल और सिफारिशात से आगाह किया है। PMDA पर कई टेक्निकल सवालात उठाए हैं। क्या बहुत से अच्छे मकासद जो PMDA में शामिल किए गए उनका हुसूल इस इंज़माम के बगैर मुमकिन नहीं। अब कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इस मामले पर इजलास होगा, जिसके चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है PMDA के हवाले से, तमाम तकरीबन सहाफ़ती तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं, इंटरनेशनल इस पर एहतजाज हो रहा है। आप समझते हैं कि लाजमी है कि इंतज़ाम किया जाए, सबको एक ही बॉडी देखे, या आपके ख्याल में इसको अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कमेटी का एक इजलास हुआ था और मिनिस्ट्री ने इस पर हमें प्रेजेंटेशन दी थी। पहली चीज तो यह है कि हमारी जो कमेटी है वो एक लेजिस्लेटिव फोरम है, तो लेजिस्लेशन के ऊपर अपना इनपुट दे सकती है। तो अभी तक कोई मुसवदा है ही नहीं, जो इतना हंगामा भी हो रहा है, चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई मुसवदा अभी सामने है ही नहीं है, आया ही नहीं है, उसका मेरा ख्याल है वजूद ही नहीं है, और वो उसका सामने आना जरूरी है। फिर आप उस पर तकनीकी फीडबैक दे सकते हैं, टेक्निकल फीडबैक। लेकिन अब तक जो प्रेजेंटेशन रखी गई
है सामने, उसके मुताबिक हमारा ये सवाल नंबर 1 था कि क्या जो इतने जबरदस्त मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, लेकिन क्या इनका असूल जो है वो इस मर्जर के अलावा मुमकिन नहीं है, कि इस इंजमाम के अलावा मुमकिन नहीं है, इस एक अथॉरिटी के बनने के अलावा मुमकिन नहीं है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिस पे तफसीली गुफ्तगू कल भी हो रही है, क्योंकि कल सारी जो बॉडीज हैं, CPNE, APNS, PBA, PFUJ और बाकी जो बॉडीज हैं वो भी कल इजलास में आ रही हैं और इस पे मजीद गुफ्तगू होगी। दूसरा जो हमने इसमें जो चीज उठाई है वो ये उठाई है कि देखिए हमारा, मैं PTI बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मंशूर में है और इमरान खान साहब इस पे पूरा यकीन रखते हैं आजादी सहाफत और आजादी राय पे, तो इस पे किसी किस्म की कोई कदहन नहीं लगाई जा रही है। और अगर आपकी कमेटी मुतमईन ना हुई तो इसको मुस्तरद कर देगी? जी हाँ, इसका कभी इम्कान है कि अगर मुतमईन, देखिए 10 से 12 सवाल हमने उठाए हैं टेक्निकल, और अगर उस पर हमें कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो जाहिर है उस सूरत में हम तो यही चाहते हैं कंसल्टेशन के प्रोसेस को मजीद बढ़ाया जाए, मजीद इसमें कंसल्टेशन की जाए, लोगों, सहाफियों की जो बॉडीज हैं उनकी राय को सामने रखा जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए, और वो मुमकिन है। मिसाल के तौर पे इसमें एक जो चीज है वो है फेक न्यूज। फेक न्यूज को टैकल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये हो सकती है कि आप अपने लाइबल जो लॉज हैं उनको तगड़ा करें और उस तरफ को जाए, और जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस किस्म की बहस जरूर होनी चाहिए, कंसल्टेशन जरूर होनी चाहिए, मशावरत जरूर होनी चाहिए, और अगर उसमें आप कन्विंस कर लेते हैं कमेटी को और बाकी लोगों को तो फिर यकीनी तौर पे ये आप कर लें, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर आपको कोई और रास्ता देखना होगा। क्या मर्जर ही जरूरी है? इस पे कल मजीद डिबेट होगी कि मर्जर क्यों जरूरी है, आप ये इंतजाम क्यों करना चाह रहे हैं। ये अहम बात की आपने कि लॉस को और मजबूत कर दें, उन पर अमल दरामद को और ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। इंतजाम के हवाले से आप भी इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, मगर अब फेक न्यूज़ का भी मसला है ना, हुकूमत पर तनकीद होती है, हुकूमत फ़ौरन फेक न्यूज़ कह देती है, बाद में बहुत सारी खबरें वो दुरुस्त साबित होती हैं। अब जो जुर्माने रख दिए गए हैं 25 करोड़ का, एक चैनल एवरेज 5-6 करोड़ रुपए कमाता है, 25 करोड़ का जुर्माना, 2 जुर्माने भी पड़ गए, यानी कि चैनल को आप जुर्माना नहीं कर रहे हैं, चैनल को बंद करने का इस वक्त बाकायदा तौर पर इकदाम कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना कौन अदा कर सकता है? तो बेहतर नहीं होता कि पहले मुसविदा शेयर किया जाता आप लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर्स के साथ भी, उसके बाद बात की जाती? और ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है ये सारा? जी, इन्होंने ये किया कि पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और वो प्रेजेंटेशन पे लोगों की राय ली, एक मसवदा जो हम तैयार करें वो लोगों की राय को उसमें शामिल करें। देखिए इनके जो मकासद है वो बेहतरीन है, वो ऑब्जेक्टिव्स बेहतरीन है, रास्ता उसके लिए क्या लेना है उस पर फैसला इन्हें करना होगा, क्योंकि इंतजाम के बगैर भी अगर चीजें हो सकती हैं तो डू दिस, बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वो ठीक है, सबको इख्तिलाफ ये है कि उसका तरीकाकार शायद दुरुस्त नहीं है। अब फीडबैक आ गई है तो उम्मीद है कि जो मसवदा तैयार होगा उसमें ये सारी फीडबैक जो है, सिफारिशात जो है वो शामिल कर ली जाए और फिर वैसा मसवदा बने। और लेकिन ये कहना भी आपका ठीक है कि लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने तो जब तक मसवदा होगा तभी वो उस पर फीडबैक मुनासिब दे सकेगी। बहुत शुक्रिया। खास साहब कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने तो मसवदा होता तो वो सही फीडबैक दे सकती। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और बात करें। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल गिर रहा है और आज तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में 169 और ओपन मार्केट में 170 की सतह तक डॉलर चला गया। पाकिस्तानी करेंसी मुसलसल अपनी कदर खो रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या इस माह के आखिर में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए होने वाले मुज़ाकरात की वजह से रुपये की कदर को गिरने दिया जा रहा है। रुपये की कदर के गिरने से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है, यह गैर यकीनी अलग है। और स्टेट बैंक ने भी सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी देनी है और मार्केट में पहले से ज़्यादा मुआशी तज्ज़ियाकारों की यह राय है कि शरह सूद में इजाफा हो सकता है, जबकि अक्सरियत अब भी ये समझती है कि फिलहाल शरह सूद नहीं बढ़ेगी, क्योंकि माजी में जब स्टेट बैंक 13.25% तक शरह सूद ले गया तो उस वक्त CPI इन्फ्लेशन को बुनियाद बनाकर इतनी बुलंद शरह सूद कर दी गई थी और तेजी से कर दी गई थी। करेंसी भी तेजी से गिरी थी और 168 की सतह पर आ गई थी। अब इस दफा करेंसी तो दोबारा गिरी है और तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है, मगर शरह सूद 7% पर है और माशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद को 8% से ऊपर CPI इन्फ्लेशन के बजाय 6.3% की कोर इन्फ्लेशन से मुंसलिक किया हुआ है। इसलिए फिलहाल
शरह सूद बढ़ने के इम्कानात कम हैं, मगर जब बढ़ेगी तब भी स्टेट बैंक के गवर्नर कह चुके हैं कि पहले की तरह तेजी से नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर इस गिरती हुई करेंसी के साथ कब तक महंगाई सिंगल डिजिट में रहेगी और कब तक स्टेट बैंक शरह सूद नहीं बढ़ाएगा, ये सूरत हाल मईशत के हवाले से मजीद गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है। अगस्त के महीने में $4.25 अरब की तारीख के बुलंद तरीन तिजारती खसारे ने उस वक्त दोबारा करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा कर दिए। मगर आज वजीर खजाना शौकत तरीन ने फिर यह बात दोहराई कि तिजारती खसारा बढ़ेगा ज़रूर, मगर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट हो गई है एक उसमें कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है और वो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं और लोगों ने मतलब घबरा गए हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो गया। तो हमारा ये ख्याल है कि ये ज़रूर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, लेकिन मैनेजेबल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें, हमारा ख्याल है कि ये ओवर हीट होना शुरू हो गई हमारी इकॉनमी, तो हम फिर उसके बड़े आसान से ट्वीक हो सकती है। तो इसी ऐसी बड़ी बात है। आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने यह बात भी दोहराई कि कैसे तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद कर्ज बढ़ा और सूद 1500 अरब रुपए से बढ़कर उसमें और मज़ीद 1500 अरब रुपए का इजाफा हो। जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। जब 13.25% पे डिस्काउंट रेट लेके चले गए तो उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई सीधी एक ही साल में। 1500 अरब इन्होंने जो उसको फंड करना था तो उससे डेट बढ़ा। ज़ाहिर है जो आपका फॉरेन करेंसी जो अकाउंट जो हैं जो डेट था वो रुपए में ज़्यादा हो गया, उसका जो है रुपए का जो है वो डेट बढ़ गया। 25.7 ट्रिलियन जो था वो अब तकरीबन 39.9 इस साल जो है। बात करने के लिए वक्त माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। मतलब क्या वजह है, स्टॉक मार्केट भी गिरी, रुपया भी एक दफ़ा फिर गिरा, हुकूमत कॉन्फिडेंस दे रही है, वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि ज़रूर बढ़ रहा है तिजारती खसारा मगर हम कंट्रोल कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मईशत को ओवर हीट भी नहीं होने दिया जाएगा, अगर फ़र्ज़ करें हुई तो उसके भी इक़दाम मौजूद हैं। क्या वजह है कि उसके बावजूद एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है? शादी भाई देखें, ये जब से इंपोर्ट के नंबर आए थे और फिर इसके बाद जो रेमिटेंस का नंबर भी कोई बहुत ही ज़्यादा मुतासिरकुन नहीं आया, तो अब लोगों का यही एस्टिमेट है कि जो करंट अकाउंट का नंबर कुछ दिनों में आने वाला है वो $1 बिलियन से ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से डॉलर वैसे ही प्रेशर में था, मगर फिर जो 2 डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से कुछ पैनिक ज़रूर आया है। एक तो ये कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि स्टाफ लेवल मीटिंग IMF से शुरू हो रही हैं और दूसरा वो खुद वाशिंगटन जा रहे हैं। तो लोगों को बज़ाहिर नज़र आ रहा है और हमने पिछले 20-30 साल में देखा है कि शायद पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोबारा IMF के साथ रब्ता हो जाए। और हमने पहले भी देखा है कि IMF के साथ जब आप निगोशिएशन करते हैं तो काफ़ी दफ़ा प्री कंडीशन होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, करेंसी गिराया जाए। तो लोगों को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को ये नज़र आ रहा है। और आज तो ख़ास तौर पे ये बात जो US के स्टेट सेक्रेटरी का बयान आया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको रीअसेस करना है, उसने भी करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट पे असर डाला है। क्योंकि अगर हमें मालूम है कि जब US से ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट पाकिस्तान और IMF के रिलेशनशिप पर भी होता है। और तो सब करेंसी तो गिर रही है, मगर क्या शरह सूद में कम से कम ये एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं बढ़ाई जाएगी और IMF को भी पाकिस्तान कन्विंस कर लेगा कि शरह सूद अभी इसी लेवल पर रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें होंगी। टाइटनेस तो होती है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ें होंगी, मगर शायद उसका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ना हो जितनी 2 साल पहले थी, माइल्ड होगा। एक तो करेंसी को हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछली दफ़ा जो करेंसी गिरी थी उसको हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट बेस्ड करेंसी है, डिमांड सप्लाई पर है। क्योंकि सेंट्रल बैंक हमने देखा होगा कि $20 बिलियन रिजर्व को यूज़ नहीं कर रहा, तो शायद करेंसी में इतना ज़्यादा मुझे लगता है गिरावट ना आए। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ज़रूर, या इस मॉनेटरी पॉलिसी में या अगली से बढ़ना शुरू हो जाए। और उसमें भी जिस तरह स्टेट बैंक ने पहले से इंदिया दिया है कि मेजर्ड और ग्रेजुअल होंगे, तो 2%, 1%, 3% शायद ना बढ़े, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़े। तो मुझे लगता है कि टाइटनिंग होगी, बट इस दफ़ा चूँकि हुकूमत और ख़ासतौर से सेंट्रल बैंक थोड़ा सा तैयार है, शायद हर चीज़ माइल्ड हो। प्लस जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए भी शायद गवर्नमेंट और स्टेट बैंक जो टाइटनिंग है उसको सा ग्रेजुअल और माइल्ड लेवल पर करे। मतलब फिर कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं कर रहा है करेंसी मार्केट में तो दुरुस्त कर रहा है, और मईशत में खदशात जरूर है, मगर ऐसा नहीं कि ओवर हीट कर रही इकोनॉमी और करेक्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे जिससे ग्रोथ मुतासिर हो जाएगी। पहले जो होता था और अब जो होता है उसमें फ़र्क ये है कि करेंसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अगर ये करेंसी मार्केट ड्रिवन नहीं होती तो होता ही कि करेंसी एक जगह ही खड़ी रहती
और हम इसी तरह चलते रहते हैं और फिर अचानक से करेंसी गिर जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट का बिल बढ़ जाना ये तशवीशनाक ज़रूर है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमी ओवरहीट हो गई है। और अगर करेंसी और इंटरेस्ट रेट और दूसरे मेजर्स लिए गए तो मेरे ख्याल में इंपोर्ट कंट्रोल में आ सकती है और ये जो ओवरहीट का जो तासुर मिलता है वो भी ख़त्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया मसद साहब, सुनी जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।